जीएसटी लागू हो चुका है। राहुल गांधी देश लौट चुके हैं, प्रधानमंत्री विदेश में हैं और महागठबंधन को लेकर जो हो रहा है वो सब आपके सामने है। इसलिए लपेटे में नेताजी इसी पर आज हमारे साथ आज रहेंगे आगरा से पवन आगरी साहब, बनारस से दमदार बनारसी, मधुबनी से शंभू शिखर जी और बनारस से ही चकाचौंध ज्ञानपुरी जी। लपेटे में लिए जाएंगे कांग्रेस से पवन खेड़ा जी, जेडीयू से केसी त्यागी साहब, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी और आरजेडी से डॉक्टर नवल किशोर। तो शुरुआत शंभू जी आपसे। जी, आपका जीएसटी युग में स्वागत करता हूं। गंभीर सवाल कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हुए हैं। कहते हैं आप देश हित की ये लड़ाई है, बस इसलिए पार्टी दलित को साथ लाई है। जब जीतते था तब चुनी पार्टी लिया मुखर्जी, जब हारते हैं तब क्यों मीरा याद आई है। इसी में जब हारते हैं मेरा भी एक सवाल है, तब दलित प्रेम क्यों जागा। आप ये बोल रहे हैं इसकी गंभीरता, आपके सवाल में भी गंभीरता है और प्रश्न भी अच्छा है। देखिए, आप ये कैसे मान के चल रहे हैं कि हार निश्चित है, पहले तो ये बताइए। सर नहीं, ऐसे कैसे मान रहे हैं? ऐसे नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता। फिर जवाब बदल जाएगा। 7 बार अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 बार दलित शब्द का प्रयोग किया, 7 बार। अरे आप परिचय दीजिए कि उनके गुण क्या हैं, वो क्या हैं, वो व्यक्ति कौन है। बड़ी अच्छी शख्सियत होंगे, बिल्कुल हैं, उनके बारे में बताइए। आप बार बार कह रहे हैं उनकी जाति। अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छा किया कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसका जातिकरण कर दिया गया, तो ये बात इतनी अटपटी सी थी। अब आप कहते हैं उस वक्त हमने क्यों नहीं किया, तो क्या प्रणब मुखर्जी में क्या बुराई थी कि इन्होंने उनके खिलाफ भी एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया? तो क्या ये बंगाली विरोधी थे? ऐसा नहीं होता कि हम किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में हैं। जो उपयुक्त उम्मीदवार हमें मिला, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है बताइए। कोविंद साहब के बायोडेटा सामने रखिए, मीरा कुमार जी का बायोडेटा सामने रखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। एक बात जाति राजनीति की मैं आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक होते थे इलेक्शन में आपके ही मोहरे, अभी तक होते थे इलेक्शन में आपके ही मोहरे, कभी पिछड़े, कभी दलित, कभी अन्य जातीय चेहरे। इस बार भाजपा भी उतर आई है आपके इसी एजेंडे पर। पहले आप नहीं ठहरते थे, अब ये नहीं ठहरे। एक बात हम ये कहेंगे भाई, जो इन्होंने दलित की बात कही, तो भारत के संविधान में सिर्फ एक ही जाति है, एससी, जिसको कि बाकायदा संविधान में मान्यता प्राप्त है, दलित कहा जाता है, जिसको कहा जाता है। भाई एससी का रिजर्वेशन है संविधान की भिन्न भिन्न जगहों पर। नहीं, एजुकेशनली ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। और एससी का क्या है? शेड्यूल कास्ट। तो वो वर्ग है या जाति है? वो जाति है। अब इस पे आइए, वैसे उन्होंने बात सही कही। भाई देखिए, मीरा कुमार जी भी दलित हैं, इसमें कोई दुराय नहीं, पर वो टेक्निकली दलित हैं, क्योंकि वो अपने पिताजी कैबिनेट मंत्री थे जब वो हुई थी। और बेचारे कोविंद जी तो जहां से उठे हैं वो सबको पता ही है। और रही बात नकल करने की, तो याद करिए 2007 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो हमने भैरव सिंह शेखावत जी को प्रत्याशी बनाया था। तब आपने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को क्यों बनाया था? तो नकल करने की पुरानी आदत है भाई इनको, ऐसा नहीं है। सर, मुझे तो किसी दल का आज तक समझ में नहीं आया। मैं सभी लोगों से एक सवाल करता हूं कि सब बसपा, कांग्रेस, भाजपा की नीति एक खास वर्ग तुष्ट करके ये वोट पाएंगे, और जाति धर्म देख के चुनाव हर पद का है, फिर कैसे राष्ट्रपति गरिमा बचाएंगे कि हर दल दलितों का बनता मसीहाज। देखना है ये दलित किस ओर जाएंगे, हर दल दलितों का बनता मसीहाज। देखना है ये दलित किस ओर जाएंगे। और प्रश्न दमदार पूछता हूँ, ये बताएं सभी, कब तक आप हमें यूं ही भरमाएंगे? मैं सुधांशु जी, क्योंकि यदि राष्ट्रपति चुनाव की बात हो, ये बात जो जातियों की हो रही है, इस बात को हम एक पर्सपेक्टिव में देखें। हिंदुस्तान में अलग अलग तरह की जातियां, धर्म हैं,
उन सबका राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना हर दल का एक कार्य है। वो भाजपा हो, हम हो, त्यागी साहब हो, कोई भी हो। इसमें इसको जातिवाद के नजरिए से नहीं देखना चाहिए या किसी मजहब के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं और ये आप सबके लिए ही है और सच मैं कहना चाहता हूं, ऑडियंस भी इसको सुने। दलित विरोधी है क्या? नहीं सर, दलित विरोधी तो क्या, मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं, आपको इसमें मिल जाएगा कि मैं क्या हूं। एक वर्ग गरीबी से तरसता नहीं होता, अपमान सह के भी यहाँ जिंदा नहीं होता, सच्चाई थोड़ी भी जो होती दलित प्रेम में, तो आज हाल देश का ऐसा नहीं होता। ये तो वोट बैंक है सर आपका, दलित बैंक तो नहीं है। खैर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन पूरे भारत में कौन है? सेवा भारती। सेवा भारती विच इज एन RSS रन ऑर्गेनाइजेशन। ट्राइबल एरियाज में अदर देन क्रिश्चियन मिशनरीज सबसे बड़ा काम करने वाला संगठन कौन है? वनवासी कल्याण आश्रम, जो संघ का है। इसे कहते हैं काम करना शांति से। प्रतीकात्मक में तो बहुत कुछ है भाई, अम्बेडकर के लिए हमने ये किया, उन्होंने ये किया, वो सारी चीजें की, वो सारी बात है। कंदमाल में बताइए ना, वो मरने वाले लोग कौन थे? वो अनुसूचित जनजाति के थे जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं त्रिवेदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस संघ की ये दुहाई दे रहे हैं, इनसे पूछिए कि आज तक संघ के इतिहास में एक जाति को छोड़कर सिर्फ एक ही जाति का वर्चस्व क्यों रहा है? देखिए साहब, पार्टी का अध्यक्ष परिवार के अलावा दूसरा नहीं बना, वहां जाति की बात कर रहे हैं भाई। क्या बात? सर ये बताइए, मेरा एक सवाल, एक छोटा सा, मैं भी पूछ लूं। हाँ, आप भी पूछिए। मेरा एक सवाल, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, RSS, ABVP, VHP, आप बजरंग दल, आप सब एक ही परिवार हैं या नहीं? आप उनकी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी या नहीं है? क्योंकि हम कभी सुनते हैं कि नहीं वो अलग हैं, आप अलग हैं, और जब अभी जैसे आप उनको अपने में क्लेम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे बहुत साफ कहा, हम लोग कभी नहीं कहते। हमारे अधिकांश नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। संघ एक वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन है और इसलिए हमने सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ में उसका उल्लेख दिया। और जहां तक संघ की प्रशंसा की बात है, पवन खेड़ा जी, सन 62 के युद्ध के बाद नेहरू जी ने प्रशंसा की थी कि नहीं? सन 65 की लड़ाई के बाद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को आमंत्रित किया था 26 जनवरी की परेड में आने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने मौके पे मदद की थी। सर आपने, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बहुत देर से, क्योंकि बात बहुत गंभीर होती जा रही है। मेरा पवन नाम का तो लिहाज रख लो। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनको नेहरू जी का सर्टिफिकेट आज याद आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी का सर्टिफिकेट याद आ रहा है, और मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि हमने सर्टिफिकेट दिया होगा और दिया है। आज भी अच्छा काम करके दिखा दे, सर्टिफिकेट हम भी दे देंगे। मना नहीं कर रहे सर्टिफिकेट, अच्छा काम तो करिए। आज संघ परिवार नहीं है, तंग परिवार। महफिल में साकी को पता है और रिंद को, महफिल में साकी को पता है और रिंद को आपके गठबंधन का हश्र पता है अब पूरे हिंद को। चुनाव से पहले महागठबंधन की बात बेमानी है जब आप मीरा को समर्थन दे रहे हैं और वो कोविंद को। महागठबंधन पर जो आपने बात पूछी है, महागठबंधन मात्र नेताओं और दलों का नहीं है, एक विचारधारा और आवाम का एक मेल मिलाप है। और इस पे सवाल खड़े करने वाले वो लोग हैं जिनके खुद दल में 33 दल हैं। यहाँ पे जो 3 दल हैं अपना विचार रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, उनका अपना एक चित्र और चरित्र है, उसके हिसाब से वो बात करते हैं। उनका सवाल था कि कोविंद जी पे विचार एक नहीं हुआ आपका, या मीरा जी पे एक नहीं हुआ? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है, जितना इन्होंने उसको राजनीतिकरण जिसको किया, जात का ये विरोध करते हैं, लेकिन उसमें जात का नाम सबसे पहले लिया। तो जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जातिकरण किया इन्होंने, जिस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, उसको एकदम निम्न दर्जे पर लाया। जो महागठबंधन पहले से ही एक विचार, त्यागी जी तो नहीं मानते ऐसा? त्यागी जी तो वोट दे रहे हैं उनको। नहीं, उनका एक विचार है और वह विचार उन्होंने बता दिया है। आपने कहा ना आपने यही तो कहा कि विचार हमारे एक साथ हैं, तभी हम एक साथ हैं। बिल्कुल, बिहार के मुद्दे पे जो महागठबंधन का निर्माण हुआ है वह बिहार केंद्रित है और उसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पर अटूट है। आज महागठबंधन पे बात कर रहे हैं, मैं 41 रातों से यही सोच करके जग रहा हूँ। सुनिए, ये क्वेश्चन है साधारण सा कि लालू व नीतीश जी में मत भिन्नता बहुत, कोई फैसला भी नहीं एकजुट जाएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव पर भी अलग मत, कोई मान जाएगा तो कोई रूठ जाएगा। कि वैसे तो कहानी है पुरानी ये 2 बिल्लियों की, झगड़े में बंदर आके रोटी लूट जाएगा।
वैसे तो कहानी ये पुरानी है दो बिल्लियों की, झगड़े में बंदर आके रोटी लूट जाएगा। और राजद और जदयू से मेरा ये सवाल है कि महागठजोड़ चलेगा या टूट जाएगा? वो तो ये कह रहे हैं अटूट है, मैं त्यागी जी के पास भी जाऊंगा। नहीं, ये तो महागठबंधन तो बिल्कुल अटूट है, और जो ये टूटने की बात करते हैं उनका दर्द यही है कि जिस तरह की हार वो बिहार में झेले हैं, उससे आप 41 बोल रहे हैं, ये एक रात भी उसके बाद नहीं सो पाए हैं। दोनों का जो गठबंधन अटूट है वो वाकई बहुत अटूट है। दोनों में बड़ा प्रेम है, मगर जानते कैसा प्रेम है? तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दो। मैं अपने बनारसी मित्र के जो वक्तव्य है उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। हालांकि बनारस का रंग इन पे कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है, तभी हम लोगों को ज़्यादा लपेटे में ले रहे हैं ये। तो जो बिल्ली कारनामा कर गई थी 2 की लड़ाई में, तो उससे हमने काफ़ी सबक सीखा है। हम कोई अब ऐसा काम नहीं करने देंगे कि जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई में बिल्ली पूरा माल खाए। देखिए सुधांशु जी, अभी तो बीच में से मीडिया हटी तो आप लोगों के बीच में कितनी नजदीकियां बन गई, बैठने में आप लोग एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन एक्चुअली स्थिति क्या है, जेडीयू की स्थिति क्या है साहब, आनंद लीजिएगा। मन में किसी के साथ मती और कोई है, मन है किसी के साथ मती और कोई है, मंजिल तो कोई और गति और कोई है। जेडीयू का ये हाल आप इतना समझ लो, प्रेमी है कोई और पति और कोई है। एक 4 पंक्तियां मैंने कहने की कोशिश की है इन नेताजी लोगों पर और राजनीति पर कि अब गंवारों की जो है सूरत बदलनी चाहिए, अब गंवारों की जो है सूरत बदलनी चाहिए। इत्रगर कपड़ों में हो खुशबू निकलनी चाहिए, और मूंग की, मसूर की, अरहर की हो या की मटर हो, कोई भी दाल, लेकिन दाल गलनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है क्योंकि माहौल बहुत गंभीर होता जा रहा है और मैं कुछ हल्का करना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं, मैंने ऐसी एक कल्पना की कि आप दोनों लोग, आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि साहब हमारा मर्ज क्या है, तो वो मर्ज बता रहे हैं। मजा लीजिएगा कि एक नेताजी ने जब डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उनका मर्ज उन्हीं की भाषा में कुछ यूं बताया कि आपका ब्लड प्रेशर प्रेसिडेंट इलेक्शन के सवालों की तरह बढ़ रहा है और आपका गुर्दा गठबंधन की सियासत की तरह सड़ रहा है। और आपका गुर्दा गठबंधन की सियासत की तरह सड़ रहा है। आपके फेफड़े केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं, आपके फेफड़े केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। लगता है नोटबंदी के बाद लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। आपके गले में भी जीएसटी की एक फांस अटकी पड़ी है। शायद ये आपके अंतिम भाषण की अंतिम घड़ी है, शायद ये आपके अंतिम भाषण की अंतिम घड़ी है। उधर तीर पर टंगी लालटेन जोर जोर से हिल रही है। तीर चुनाव चिन्ह आपको पता होगा, सागर। उधर तीर पर टंगी लालटेन जोर जोर से हिल रही है, इधर मुझको भी आपकी नब्ज नहीं मिल रही है। इधर तीर पर टंगी लालटेन जोर जोर से हिल रही है, इधर मुझको भी आपकी नब्ज नहीं मिल रही है। बेशक आप अपनी गद्दी को बड़ी मजबूती से संभाले हैं, पर मुझे लगता है कि आपके गठबंधन वाले प्राण कुछ ही दिनों में इस्तीफा देने वाले हैं। देखिए, इन्होंने मर्ज की बात कही तो बहुत अच्छी बात कही। देखिए, प्रॉब्लम जानते क्या है, ये बेसिक मर्ज क्या है वो मैं बताता हूं। आप देखिए, पिछले 20-30 सालों से इन्होंने जब जब एक बात उठाई, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना है, सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। 80 में हमको छोड़ा, हम और बड़े हो गए। बीपी सिंह के टाइम में हमको छोड़ा, हम केंद्र में नेतृत्व में आ गए। फिर जब इन्होंने हमको छोड़ा, स्पष्ट बहुमत से आ गए। तो इस पे कहूंगा, गालिब का शेर है, उसमें एक लाइन, एक शब्द ऐड करके बोल रहा हूं, मरीजे सेकुलरे इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। तो गठबंधन की न नियत में कोई खोट है,
न उनके नीति में कोई खोट है। वह जो भी है दिखावटी है, जो भी बात बोलते हैं अपने विचारधारा के तहत बोलते हैं। खोट नहीं, लेकिन थोड़ी चोट है ना। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चोट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो तीनों दल हैं उनकी अपनी बनावट है, अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, और वह तालमेल उनकी ही नहीं उनके आवाम की है, इसलिए वहाँ पर कोई दाल गलने वाली नहीं है। ये मैं इनको ये किशोर जी, आज बड़ा इत्तेफाक है कि पहली बार शायद हमारे शो में एक साथ जेडीयू से भी और आरजेडी से भी पहले शायद दिखे नहीं। मुझे एक बात याद आ गई साहब पुरानी, ये जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, मोदी जी वहाँ पे जब भाषण करने गए तो उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। तो उसके बाद बहुत लोगों ने अपने बालों के नाखूनों के सैंपल भेजने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने नहीं भेजे। वो क्यों नहीं भेजे, मुझे याद आ गई जब आपने कहा कि वहाँ पे इनकी पटखनी उनको मिल गई। 4 लाइनें सुनिए साहब आप। मौजे जवानी की थी भिखारी न बना दे, ये फिर से कहीं हमको कबाड़ी न बना दे, ये सोच कर बुजुर्ग नहीं दे रहे सैंपल, लालू नीतीश एनडी तिवारी न बना दे। मेरा सुधांशु जी से प्रश्न है कि जब आप संघ की इतनी वकालत यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन संघ से एक वरिष्ठ जिनको संघ से जोड़कर देखा जाता था हमेशा, आपने एक ऐसी शख्सियत को राष्ट्रपति चुनाव से अलग कर दिया। मैं इशारों में बात करता हूं, मजे मजे के लिए रचना लिखी गई है। मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं, और आशीर्वाद तालियां देके दिया जाता है कि प्रेसिडेंट हाउस में जलसे की दावत थी, प्रेसिडेंट हाउस में जलसे की दावत थी, कुछ की मान मनोबल कुछ से अदावत थी। अदावत कहते हैं रंजिश। कुछ की मान मनोबल कुछ से अदावत थी, कुछ बड़े इधर खड़े थे, कुछ उधर जबरदस्ती अड़े थे, पर हमारे एक माननीय कोने में चुपचाप खड़े थे, पर हमारे एक माननीय कोने में चुपचाप खड़े थे। तभी पार्टी के एक नेता की निगाह उन पर पड़ी, पर किस तरह कुशल क्षेम पूछे यह समस्या थी बड़ी। फिर भी हिम्मत जुटाकर बोले, सर आप कैसे हैं। फिर भी हिम्मत जुटाकर बोले कि सर आप कैसे हैं। वो बोले जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता उस रेल यात्री जैसे हैं। वो बोले जिसका टिकट कंफर्म नहीं होता उस रेल यात्री जैसे हैं। हर आदमी दूसरे को खड़ा देखकर मुंह फेर लेता है, जरा सी जगह होती भी है तो उस सीट को पूरा घेर लेता है, कि जरा सी भी जगह होती है तो उस सीट को पूरा घेर लेता है। खैर, माहौल को हल्का फुल्का करने के उद्देश्य से उन्होंने फिर पूछा, सर खाने में कुछ लेंगे, कि सर खाने में कुछ लेंगे। माननीय बोले कि लेनी तो वैसे शपथ थी, पर तू कुछ भी खिला दे। माननीय बोले कि पर लेनी तो मुझे शपथ थी, पर तू कुछ भी खिला दे, या रहने दे हाजमा खराब है, थोड़ा सा जलजीरा पिला दे। फिर कान में फुसफुसाकर बोले, मैं गैरों से नहीं बल्कि अपनों से हारा। अरे कल मुंहो, अब तो बता दो कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। यह आपका अपना विचार है, जो आपने प्रतीक में कहा तो मैं उसी में जवाब देता हूं। हमारे यहाँ जिन माननीय लोगों की बात आप कर रहे हैं, वो पीढ़ी जब आई थी तो वो सिर्फ त्याग और समर्पण करने आई थी, वो कभी कुछ प्राप्त करने की चाह नहीं थी। वो संघ का वह विचार और सिद्धांत लेकर आए थे जो कहता था, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। ये आप लोगों का सोच हो सकता है कि कुछ प्राप्त करना है। सर इसका अब नहीं, मतलब बीजेपी में अब की पीढ़ी में त्याग समर्पण नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, उसी परंपरा पे बताइए, मोदी जी तो आज की पीढ़ी में नेतृत्व कर रहे हैं, सब कुछ समाज के लिए छोड़ा हुआ है कि नहीं, राइट फ्रॉम डे वन। आदरणीय, अगर आप देख लीजिए, थोड़ा सा पहले आदरणीय त्रिवेदी जी एक सवाल थे। पीएम इन वेटिंग जी नहीं कर सके सेटिंग जी, थे पीएम इन वेटिंग जी नहीं कर सके सेटिंग जी। जो झंडा बरदार रहे, पार्टी के रखवार रहे। मैं दमदार प्रश्न कर रहा, सुनिए नेता प्राणी जी, राष्ट्रपति भी नहीं बन सके क्यों अपने अडवाणी जी, राष्ट्रपति भी नहीं बन सके क्यों अपने अडवाणी। अभी खत्म नहीं हुआ है जी कि साथ अटल के आए थे जो मिल कमल खिलाए थे, साथ अटल के आए थे जो मिल कमल खिलाए थे। क्यों उस नींव को भूल गए,
सत्ता के मद फूल गए, जातिवाद कर वोट कमाने क्यों तुम बोलो बानी जी, राष्ट्रपति भी नहीं बन सके क्यों अपने अडवाणी जी। इसी प्रश्न में एक प्रश्न और जोड़ रहा हूं सुधांशु जी अच्छा, से। मैं इस पे ये जो ये बात हो ही रही है, मैं पवन जी और केसी त्यागी जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा, नवल जी आपसे भी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कि अभी तो कोविंद जी और मीरा जी हैं, ये कोविंद जी को दे रहे हैं, आप मीरा जी को वोट दे रहे हैं, अगर कोविंद जी और आडवाणी जी होते कैंडिडेट, आप किसको वोट देते? क्यों, हम क्या तीसरा नहीं खड़ा कर सकते थे? आडवाणी जी को जो वंचित किया गया, तो मैं एक प्रश्न सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि पहले पीएम इन वेटिंग, फिर राष्ट्रपति का ख्वाब, पहले पीएम इन वेटिंग, फिर राष्ट्रपति का ख्वाब, जीते जी बंद नोटों की तरह कजा दे रहे हैं आप, बंद नोटों की तरह कजा दे रहे हैं आप, जहां न कोई मार्ग है, जहां न कोई मार्ग है और न कोई दर्शक, मार्गदर्शक बना के मजा ले रहे हैं आप, मार्गदर्शक बना के मजा ले रहे हैं आप। कि देश के प्रथम पद पे भी हावी जातिवाद, अथवा ये सोची हुई चाल है सुनीति है, और राष्ट्रपति के लिए चुनाव रामनाथ का है, कारण क्या संघ से कोविंद जी की प्रीति है। कि प्रश्न पूछता हूँ दमदार ये बताएं आप, आपको क्या भीम आर्मी से भय भीति है, और सच में दलित का उत्थान चाहते हैं आप, या कि सिर्फ वोट पाने वाली राजनीति है? इसी के साथ नहीं, इसी के साथ मेरा इसमें मैं एक जवाब देता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा स्कीम शुरू की, तो हर बैंक को यह निर्देश दिया गया कि हर बैंक की हर शाखा कम से कम एक लोन एससी और एसटी और वुमेन को जरूर देगी। यह होता है ईमानदारी से उनको स्ट्रेंथन करना। यानी हमने क्या कहा, देश का संसाधन है तो पहला हक किसका? अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, वंचित और शोषित का, ना कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये कहते थे। ये हर जगह तो तुष्टीकरण दिखाई देता है सर। ये ठीक हमारे मित्र सुधांशु जी ने कहा कि पहला हक दलित का, हैदराबाद में भी मरने के लिए पहला हक रोहित वेमुला दलित का, उन्ना में भी सबसे पहला हक उस दलित का जिसको गाय की, पशुओं की खाल निकालने का काम हमारे समाज ने दिया, वहाँ भी मरने का पहला हक दलित का। सहारनपुर के अंदर भी जो रोबदार सांसद है, उसके रहते हुए वहाँ पे भी मरने का सबसे पहला हक दलित का। भाई हैदराबाद में किसकी सरकार थी और पुणे में जब हुआ तब किसकी सरकार थी? और दूसरा मैं और दो दलित बताता हूं। कर्नाटक में मारा गया प्रशांत पुजारी गाय को बचाने में, वो दलित था तो दलित नजर नहीं आता। आगरा में मारा गया अरुण माहौर, वो दलित था तो दलित नहीं आता। अरे दलित को भी आप एक नजरिए से देख के देखते हैं। हो एक सा कर दे के ये आदेश चल पड़े, हो एक सा कर दे के ये आदेश चल पड़े, हर रोज बदलते हुए परिवेश चल पड़े, जब खुद को भी जीएसटी समझ में नहीं आई, मोदी जी सूट बूट ले विदेश चल पड़े, मोदी जी। ये प्रेमियों के लिए, हिंदुस्तान के प्रेमियों के लिए एक बड़ा दर्द का सबब बन गया है जीएसटी। भाई कुछ परसेंट मोबाइल रिचार्ज पर भी बढ़ गया है, आप जानते होंगे। बाबू, सोना, जानू, बच्चा, बाबू, सोना, जानू, बच्चा प्यारी के स्माइल में, बाबू, सोना, जानू, बच्चा प्यारी के स्माइल में, कैसे अब इजहार लिखेंगे अपने दिल की फाइल में। बाबू, सोना, जानू, बच्चा प्यारी के स्माइल में, कैसे अब इजहार लिखेंगे अपने दिल की फाइल में, और जीएसटी लगने से सब रिचार्ज हो गए महंगे जी, कैसे हम पैसे भरवाएं गर्लफ्रेंड के मोबाइल में। अंशु जी, मेरा ही एक और जीएसटी सवाल को है। महंगाई से जोड़ के क्यों देख रहे हैं लोग, सुधांशु जी? देखिए, महंगाई से तो उसका कोई संबंध नहीं है। जीएसटी का जहां तक सवाल है, कुछ चीजों के बारे में एक भ्रम है, एक पंक्ति में कह के फिर उसका भी जवाब देता हूं जो आपने बोला है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने भी हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स थे वो सिंप्लीफाइड होकर एक में आ गए, जिसे मोदी जी ने गुड एंड सिंपल टैक्स कहा। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो 20 लाख तक के
आय वाले लोग हैं उन पर तो कोई टैक्स ही नहीं लगना, उन्हें वो ही नहीं देना है। 75 लाख तक वालों पे 1 और 2% लगना है। अब इसमें 80% लोग कवर हो जाते हैं। हाँ, अब इसके आगे जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और उनको लग रहा है कि वो टैक्स उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। जी, एक तो बात बहुत देर से चल रही है कि लिकर पे और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है। पूरा देश आनंद ले इन 4 लाइनों का। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, क्यों साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब पे जीएसटी नहीं है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। अब घूम। माना जीएसटी से तुमने अर्थव्यवस्था का रुख मोड़ दिया, पर कुछ चीजों में तुमने जनता का दिल तोड़ दिया। जनता का दिल तोड़ दिया। घरेलू सिलेंडर को तो आप जीएसटी में ले आए, पेट्रोल डीजल को इस दायरे में लाने से क्यों छोड़ दिया? उसकी बहुत सामान्य सी बात है कि पेट्रोल और लिकर 2 ऐसे स्रोत थे जो राज्य सरकारों की आय के बहुत बड़े स्रोत थे। राज्य सरकारों के रेवेन्यू का बहुत बड़ा विषय था, तो इस कारण से उसे ध्यान में रखकर यह किया गया। 80% जैसे आपने कहा, इतने सारे लोग जो हैं वो इसमें दायरे में नहीं आते। दूसरी तरफ यह है कि इतनी सारी चीजें जो है राज्यों के स्रोत थे बड़े वाले, वो इस दायरे में नहीं आते। तो या तो बड़े वाले स्रोत दायरे में नहीं आते या ज्यादा लोग दायरे में नहीं आते। सिर्फ 2 चीजें मैंने कहा ना, पेट्रोलियम और लिकर, क्योंकि उस पर राज्यों को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। तो शुरुआत में जब कोई नई व्यवस्था शुरू होती है तो लोगों को लगता है ये हमें इतना हिस्सा मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो उसको लेकर माना गया कि अगर हम इसी पे अटके रहेंगे तो कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आप सोचिए ना, जब पूरा वर्ल्ड अब एक ग्लोबल विलेज बन गया है, उस समय हम अंग्रेजों के जमाने का वो सिस्टम चलाते रहे कि हमारे देश के अंदर ही टैक्स भिन्न भिन्न रहेंगे। चुंगियों के ऊपर खड़ी हुई ट्रकों और बसों की कतार हम सब ने देखी है और इस पर सभी दल सहमत थे। पूर्ववर्ती सरकार ने भी यह प्रयास किया था और हमारी सरकार ने इसको अंततः मूर्त रूप दिया। तो देश को तो एक साथ करने की कोशिश है, लेकिन इससे आप दोनों दूर दूर क्यों हो गए? नहीं, हम लोगों का तलाक हुए तो कई साल हो गए। जो हमारा समाजवादी आंदोलन है जिसके हम लपेटे में हैं, उसमें कभी हम कुछ सवालों को लेकर के इनके साथ हो जाते हैं और कुछ सवालों को लेकर के इनके साथ हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो उद्गम है और इनका उद्गम एक ही है। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के नेतृत्व में जो सवाल उभर करके आए थे, धर्मनिरपेक्षता का, समाजवाद का, समानता का, उसमें हम और पवन जी का उद्गम दोनों का एक है। त्यागी जी ने अच्छी बात कही कि समाजवाद के विचार से प्रेरित होकर चले थे, पर पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा ये समाजवाद के जितने भी संवाहक बने, उन सब में मैं सिर्फ लालू और मुलायम के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे वो चौटाला रहे हों चाहे देवेगौड़ा रहे हों, वहाँ सब कुछ दिखा। जातिवाद दिखा, परिवारवाद दिखा और समाजवाद के नाम पर अपने परिवार और व्यक्तिगत हितों में आकूत संपत्तियां इकट्ठा करने का दौर दिखा। आपको अल्पसंख्यकवाद भी दिखा, जातिवाद भी दिखा, परिवारवाद भी दिखा, भाई भतीजावाद दिखा, नहीं दिखा तो समाजवाद नहीं दिखा। और ये बात सही है, ये हमारे साथ थे, मगर इनकी अब स्थिति हम लोगों के साथ वो है कि रहते थे कभी जिनके दिल में जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों के। इनकी स्थिति ये है, जब तक ये पाकीज़ा थे हम इनके साथ थे, जब ये उमराव जान हो गए तो हमने इनका साथ छोड़ा। मुझे तो दोनों को देखकर सर एक बात याद आ रही है। आज माली ही चमन की रखवाली नहीं करता, आज माली ही चमन की रखवाली नहीं करता, वो बिरला ही होता है जो दलाली नहीं करता। कितना भी बचा लें जीएसटी में हम नमक को, सियासत में फिर भी कोई नमक हलाली नहीं करता। नहीं सर, बात जीएसटी की हो रही है तो मेरा भी एक सवाल मैं कांग्रेस से चाहता हूं जवाब इसका, कि माना कि विपक्ष का है कार्य ही विरोध करें, किंतु नेक बात पे भी क्रोध करते हैं क्यों? माना कि विपक्ष का है कार्य ही विरोध करें, किंतु नेक बात पे भी क्रोध करते हैं क्यों? और सरकार जो भी राह चुनती विकास वाली, आप उत्पन्न अवरोध करते हैं क्यों?
आधी रात को भी समारोह में गए नहीं जी, हानि और लाभ पे न शोध करते हैं क्यों? वो आप ही वो थे जो लेके आए थे जीएसटी बिल, अब खुद ही इसका विरोध करते हैं क्यों? मुझे पार्लियामेंट में जीएसटी की सेलेक्ट कमेटी का मेंबर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब जीएसटी की पहली मीटिंग हुई तो कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि ये तो हम लेकर आए थे, तो आपने उस समय क्यों विरोध किया था? जो चेयरमैन थे भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा अब हम लेकर आए, अब आप क्यों विरोध कर रहे हो? तो जीएसटी और जो सुधार हैं उसमें वैचारिक मतभेद नहीं है, उसमें ड्रेस कोड का मतभेद है। चिदम्बरम जी की लुंगी है और सफारी सूट अरुण जेटली जी का है, ड्रेस कोड का फर्क है। हुई नोटबंदी दिवाली पर, देखो ईद पे जीएसटी लग जाएगी। नियम कानून जो बने हैं अब तक सुबह शाम में बदली जाएगी। व्यापारियों को नहीं रहा है सूझ, भूल हमारी हमें कहां तक ले जाएगी। देखना प्यारे एक दिन बिन पटरी के बुलेट ट्रेन भी दौड़ जाएगी। वो बिना पटरी के आपने मेट्रो तो चलती देखी है ना, जो चली नहीं रही थी वो मेट्रो चलाई जा रही थी लखनऊ में। एक कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, इनसे एक सवाल है, और हालांकि राहुल जी तो आजकल वापस आए, लेकिन सवाल ये पहले से ही हो गया था साहब। क्यों मीडिया के खेल में नहीं अभी छाए हैं मुद्दे इतने हॉट, इन्हें क्यों नहीं भाए? जीएसटी का मतलब कहीं कोई पूछ न बैठे, इतने दिनों राहुल विदेश से नहीं आए, इतने कहाँ चले गए थे सर इतने हॉट मुद्दे? देखिए हम तो सुधांशु जी से गुजारिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी बीच बीच में छुट्टी पे भेज दिया करें ताकि अच्छे निर्णय लें आकर। राहुल जी जब भी लौटते हैं अच्छे निर्णय लेते हैं, जब जाते हैं तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि हमारे बॉस हैं, छुट्टी पे जाएं। हम सबको छुट्टी पे जाना चाहिए। और सुधांशु जी अभी मन में कह रहे हैं कि कवियों पर क्यों नहीं जीएसटी लगा, इतना बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा सावधान रहिए, ये आप पर भी जीएसटी लगाने वाले हैं, एक शब्द पे लगेगा 28%। तो टैक्स तो भरेंगे। कवियों के ऊपर जीएसटी नहीं कर पूरा प्रतिबंध लगा था तो एक ही बार लगा था, इमरजेंसी में आप कई दौरे हुकूमत। बात राहुल गांधी जी की हो रही है, युवाओं के आदर्श हैं, बड़े भैया हैं। मैं छोटा हूं तो गलती से कुछ भी पूछ सकता हूं उनसे, बड़े अक्सर माफ कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी उनका हाल फिलहाल का ट्विटर पे शायद आया है कि सबसे खराब पीएम हमारे देश को अभी तक का मिला। हाँ, कमजोर माफ कीजिएगा, मैं सुधार रहा हूँ, कमजोर पीएम अपने देश को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें राजनीति की समझ कब आएगी। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बनारस से हूँ, बनारस में बहुत सारे ज्योतिषी हैं, उन लोगों से मैंने सलाह की तो उन्होंने एक मुझे सुझाव दिया है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि युवराज कहते हैं पीएम कमजोर मिला, अगले चुनाव में इन्हें न जितवाएंगे। युवराज कहते हैं पीएम कमजोर मिला, अगले चुनाव में इन्हें न जितवाएंगे। और पूछता हूं कब तक डोरेमोन देखेंगे वो। युवराज कहते हैं पीएम कमजोर मिला, अगले चुनाव में इन्हें न जितवाएंगे। और पूछता हूं कब तक डोरेमोन देखेंगे वो, कब राजनीति देश की वो जान पाएंगे। कि ज्योतिषी बताते हैं कि नारी शक्ति के सहारे संभव है राहुल जी भी पीएम बन जाएंगे। ज्योतिषी बताते हैं कि नारी शक्ति के सहारे संभव है राहुल जी भी पीएम बन जाएंगे। और न्यूज़ 18 इंडिया में नेताजी बताएं हमें, आप राहुल बाबा का विवाह कब कराएंगे? नारी ही शक्ति है जो जिताएगी राहुल जी को। जी। तमाम महिलाएं परेशान हैं मोदी जी की सरकार से। आपको मैंने बताया जीएसटी पे क्या किया, सिगरेट पे कर नहीं, सैनिटरी नैपकिन्स पे कर है। ये किया इन लोगों ने नारियों के साथ। बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, सुना था ना, रेप्स में 22% का इजाफा हो चुका है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर, अब तो उत्तर प्रदेश से आते हैं आप, वहां का डेटा अभी निकला है, एनसीआरबी का डेटा है। जब से नई सरकार बनी है, हालत देखिए वहां महिलाओं की। सारे लोगों ने टीवी पे देखा होगा, अगर सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है अभी 2-3 दिन से क्या चल रहा है बंगाल में लगातार, उससे पहले आप बिहार में, दोनों जगह आप सरकार में शामिल हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो बात कहिए वो सोच समझ कर कहिए। और उत्तर प्रदेश में दंगों की श्रृंखला, मुजफ्फरनगर का दंगा, सुनिए केंद्र में इनकी सरकार थी, चेतावनी देना छोड़िए, एडवाइजरी देना छोड़िए,
यूपी सरकार से रिपोर्ट तक नहीं मांगी थी, मांगी हो तो बता दीजिए। आपने तो 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड भी दे दी। सुधांशु जी ने बिहार भी छेड़ दिया। बिहार में शराबबंदी के बाद महिला उत्पीड़न में 26% की कमी आई है, क्योंकि दारूबाज जो थे उनका कहीं और तो बस चलता नहीं था, पत्नियों को और परिवार को लपेटे में रहते थे, इसलिए उसमें काफ़ी कमी आई। ये मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ। दूसरा मेरा ये कहना, कांग्रेस पार्टी ने भारी गलतियाँ की इसलिए वहाँ है। अब ये कब तक कहते रहोगे कि आपने इतनी गलतियाँ की थी, आपने इतनी, हमारी तो इतनी है। ऐसा ना हो कि इनकी गलतियाँ गिनाते गिनाते डिस्प्रपोर्शनेटली आपकी गलती इतनी ज्यादा हो जाए कि इनकी जगह आप ही ना बैठ जाओ। सर गलती तो बिहार में आप भी कर रहे हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी शराब की बात कही, तो ये सही बात है। नीतीश कुमार जी विपक्षी नेताओं में एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, थोड़ा उनका अलग चरित्र माना जाता है, और शराबबंदी भी लागू कर रखी है। मगर अब संयोग से आप देख रहे हैं ना, अगल बगल ऐसे बैठ गए हैं कि उनके ऊपर तो वही लाइन लागू होती है कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है, उसी राह में फंसे हुए। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप शराबबंदी बाकी आप अपने राज्यों में लागू करने वाले हैं? नहीं, हमारे राज्यों में तो जहां लागू है, सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन था? गुजरात था। वो तो आपसे पहले था, वो तो आपसे पहले था। चलिए क्लोजिंग ले लेते हैं। जो राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, अब कुछ दिनों बाद हमारे सामने नए राष्ट्रपति होंगे, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है मैं उस पर 4 लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मैं खाने सूने हैं कि अब वो रिंद नहीं है, माहौल अब ये आपके मानिंद नहीं है, बस प्रेम पाके जीती बाजी हार जो जाए, गोविंद है मीरा जी ये गोविंद नहीं है, गोविंद है मीरा जी ये गोविंद नहीं है। भाई हमारे देश का पता नहीं क्या माहौल है कि कोई भी चुनाव होता है, लोग चाहे प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, किसी का भी हो, लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं। मैं एक छोटी सी कविता इस पे दे रहा हूं कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। गधे के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के लिए मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से दूर हैं। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कवियों का हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, और नेताओं का भी। लपेटे में नेताजी, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।